तो ऐसे में राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है जो उन्होंने अभी अमेरिका में दिया है, कि ना तो भारत का राष्ट्रगान और ना ही भारत का संविधान ऐसी कोई बात करता है जहां पर हम फेडरल नेचर को डिफाइन कर सकें। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ना कि एक राजनीतिक अवधारणा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या यह जो वामपंथी विचारधारा की अवधारणा जहां पर संपत्ति को बांटने की बात कही जाती है, क्या इस तरीके से देश का निर्माण हो सकता है? तो शायद इस बात को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे हम राज्यों की बात करें और चाहे हम देश की जनता की बात करें, यह एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अलगाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा तो भारत का निर्माण संभव ही नहीं है। और जो यह इस समय राहुल गांधी या और लोग जो देश को विभाजित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, इसको हमें रोकना पड़ेगा। अन्यथा इस देश का विभाजन जो 1947 में हो चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक और विभाजन हमें देखने को मिले। हेलो नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी इस समय यूएसए की यात्रा पर हैं। वहां पर उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया यूनियन ऑफ स्टेट पर। अब ये यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। और दूसरा, उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट था यूनियन ऑफ स्टेट का, इसका डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने भारत के राष्ट्रगान के आधार पर। उसको भी समझेंगे कि आखिर वो क्या है, और क्या जो उन्होंने अमेरिका के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तुलना भारत से करी, क्या वो सही है, और क्या वर्तमान समय में जो उनकी राजनीति जा रही है वह देश के विभाजन की राजनीति नहीं बनती जा रही है। स्टार्टिंग में वो सही तरीके से आगे बढ़े थे, लेकिन वर्तमान समय में जो उनकी राजनीति में देख रहा हूं, या जो मेरी समझ है, उस राजनीति में यूनिटी का भाव कम दिखाई दे रहा है और एक तरीके से अलगाव करने की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन बात वही है कि वो अलगाव की प्रवृत्ति यहां पर दिखाई दे रही है। कैसे, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं, इस पर हम आगे फिर डिस्कस करते हैं क्या उन्होंने यहाँ पर कहा है। We started here with the Indian national anthem. I was thinking to myself that this song mentions all our states and it mentions them all equally. It does not start by saying this state is the best and this state is the second best and this state is the third best. The song basically describes India as a union of states. And in our constitution, it's clearly stated India, that is Bharat, is a union of states. Which means no state is superior to any other state. No religion is superior to any other religion. No language is superior to any other language. My brother who's wearing a turban there deserves the same respect as somebody who doesn't wear a turban. We cannot say, look, we don't like him because he wears a turban and we like him because he doesn't wear a turban. Or, he speaks Tamil so we don't like him, and he speaks Hindi so we like him. He speaks Malayalam so we don't like him. See, when we say Telugu, we're not just saying language. Embedded inside Telugu is history, is tradition, is music. तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी बात पे करने वाले हैं। द स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यूनियन का अर्थ क्या है और फेडरल का अर्थ क्या है। इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से राइज हो रही है। जब आप अमेरिका के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तुलना भारत से करते हैं तो यहां पर काफी दिक्कतें आती हैं। मैं कई सारे अमेंडमेंट्स और उनके डिस्क्रिप्शन को भी समझा दूंगा आपको, और इसका डिटेल व्यू, आखिर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे चैनल जो हमारा है बेसिस की पाठशाला। वहां पर उनके बारे में बात करेंगे जो अमेंडमेंट्स हुए थे उस दौर पे, और उसका क्या अर्थ निकलता है। पहले समझते हैं यूनियन एंड फेडरल का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिस समय भारत को एकीकृत किया जा रहा था, लगभग 545 रियासतें उस समय हुआ करती थी। तो ऐसे में उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारत को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करी। ऐसे में जो पहला सवाल आ रहा था, राजाओं से उनकी शक्ति को कैसे छीना जाए, क्योंकि जब तक उनकी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक आप भारत को जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल, इन लोगों ने बैठकर यूनियन वर्ड को यहाँ पे डिफाइन किया। अब लिखा क्या था यूनियन को लेकर, समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं यूनियन की तो ये कॉमनली बात करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर की, और जब हम बात करते हैं फेडरल की तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर की पावर लगभग इक्वल होती है। मतलब यूनियन में सेंटर हमेशा स्ट्रांग होगा और फेडरल में सेंटर और स्टेट दोनों जो हैं इक्वल पावर शेयर करते हैं। इस बात को लेकर जब बी आर अम्बेडकर से पूछा गया कि भाई आपने फेडरल वर्ड का यूज क्यों नहीं किया, क्यों वहां पर आपने
यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड का यूज किया, तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि देखिए, अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो राज्य भारत से जुड़े हैं उनके बीच में कोई संधि नहीं हुई है, क्योंकि संधि होगी तो आप उस संधि को खत्म करके अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने पहली बात कही कि भारत का जो निर्माण किया गया है वह किसी संधि का परिणाम नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा, भारत में राज्यों के पास यह शक्ति नहीं है कि वह अपने आप को जो यूनियन है, संघ है, उससे अलग कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरल की या हम बात करते हैं अमेरिका के स्ट्रक्चर की, तो वहां पर क्या है, वहां पर पहली बात तो आप उसका नाम सुनिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि सारे स्टेट्स एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने वहां पर एक संधि आपस में की और फिर वह एक देश के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कि वहां पर जो राष्ट्र बना है वह राष्ट्र राज्यों के मध्य हुई संधि का परिणाम है। और दूसरा, वहां के राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह रेफरेंडम करके अपने आप को वहां के राष्ट्र से, वहां की कंट्री से, वहां के नेशन से खुद को अलग कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट कि भारत में जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है और अमेरिका में जो यूनियन है, दोनों का मतलब एक है, ये पूरे तरीके से फैक्चुअली गलत है। अगर आप आर्टिकल 1 को देखेंगे तो आर्टिकल 1 साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत, इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का एक संघ होगा। यहां साफ यूनियन वर्ड का यूज किया है और इसका मतलब यह हुआ कि भारत में राज्य किसी संधि का परिणाम नहीं है और दूसरा, राज्यों के पास यह शक्ति नहीं वो अपने आप को अलग कर सके। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो राहुल गांधी ने यहां पर कही कि आखिर जो इंडिया का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान है, वह भारत के यूनियन को दर्शाता है। अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान में उन क्षेत्रों का भी वर्णन है जो वर्तमान समय में भारत का भाग नहीं है। पंजाब, पंजाब का आधा पार्ट कहां पे है? पाकिस्तान में। सिंध इस समय कंप्लीट रूप से कहां पर है? पाकिस्तान का पार्ट है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, द्राविड़ मतलब पूरा साउथ इंडिया, उत्कल उड़ीसा, बंग। अब बंग का मतलब क्या है? बांग्लादेश एंड जो इंडिया का वेस्ट बंगाल है। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर अगर स्टेट को देखेंगे तो कई सारे ऐसे भाग हैं जो वर्तमान समय में कहीं पर भी यह दर्शा नहीं रहे हैं कि यह यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, कि उन क्षेत्रों के नाम भी यहां पर मेंशन है जो वर्तमान समय में भारत का भाग नहीं है। एक्चुअली भारत का राष्ट्रगान यह राजनीतिक रूप का नहीं है, यह एक सांस्कृतिक पद्धति को दर्शाता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छ जलधि। सीधा मतलब है यह एक सांस्कृतिक अवधारणा बता रहा है, ना कि एक राजनीतिक अवधारणा बता रहा है। अगर हम भारत की चीजों को विदेश में जाकर गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वह पूरे तरीके से भारत की अखंडता को भी यहां पर बर्बाद कर। इसलिए जो उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिया, चाहे वो यूनियन के रूप में दिया हो, चाहे वह वहां पे उन्होंने भारत के राष्ट्रगान का यहां पर रोल दिया हो, यह दोनों चीजें राहुल गांधी की कंप्लीट रूप से गलत हैं। अब हम यहां पर एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, चीज समझ लेते हैं कि आखिर भारत जब बना 1947 में, जब आजाद हुए और देश में सभी जो क्षेत्र हैं उनका एकीकरण किया गया, तो उसके बाद की स्थिति क्या बनी? जब भारत आजाद हुआ, भारत में राज्यों का निर्माण हुआ, तो उस दौर पे भारत के राज्य 4 भागों में विभक्त थे। पहला जो भाग था, जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस को भाग क में रखा गया, पार्ट ए कहा गया। उसके बाद जो प्रिंसेस स्टेट थे उन्हें पार्ट बी में रखा गया। जो कमिश्नरीज थी उन्हें पार्ट सी में रखा गया और आगे चल के अंडमान एंड निकोबार को स्पेशल के साथ वहां पे पार्ट डी में रखा गया। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में जब अलग राज्य की मांग हुई कि भाई हमें एक तेलुगु लैंड चाहिए यहां पर, क्योंकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पे तमिल लोग जो है तेलुगु को सप्रेस कर रहे थे। ऐसे में पोट्टी श्रीरामुलु ने वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया और इस मूवमेंट में उन्होंने अपने लिए एक तेलुगु लैंड की मांग करी। अब इस तेलुगु लैंड की मांग के दौरान ही वह भूख हड़ताल कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद
केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और केंद्र सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी को बांटा और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया। तो अगर भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट के फॉर्म में ना होकर फेडरल फॉर्म में होता, जो कि राहुल गांधी का कहना है, तो क्या मद्रास प्रेसिडेंसी को डिवाइड किया जा सकता था भाषा के आधार पर? इम्पॉसिबल था। तो ऐसे में एक आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर केंद्र अर्थात संसद चाहे तो वह राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकता है, अर्थात उसमें नए क्षेत्र जोड़ सकता है और क्षेत्रों को बांट सकता है, उनके नाम को भी बदल सकता है। जबकि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात वहां पर एक देश के रूप में हम नहीं तोड़ सकते। तो आर्टिकल 1 और 3 को साथ पढ़िए तो क्या हमारे पास आएगा कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन वाइल डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब भारत एक संघ के रूप में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन राज्य के रूप में उसको बांटा जा सकता है। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो कई सारे और राज्यों ने भी भाषाई आधार पर अपनी मांग रख दी। तो उसके बाद फजल अली कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की प्रक्रिया पर अपना मत जो है वहां पर दे दिया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, उसके बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है और जो मैंने बताया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इनको खत्म करके अब भारत को दो तरीके से डिफाइन कर दिया गया। पहला राज्य अर्थात स्टेट और दूसरा यूटीज अर्थात यूनियन टेरिटरीज। उस समय 14 राज्य और 6 यूटी बना दिए गए थे। तो ऐसे में अब यहां पर क्या कहा जाए कि इंडिया जो है वो अमेरिका स्टाइल का फेडरल है? बिल्कुल नहीं। इंडिया फेडरल का एक अलग तरीका है जहां पर सेंटर स्ट्रांग है। और अगर आप देखेंगे तो भारत का जो फेडरलिज्म है वह अमेरिका से तुलना न करके आप उसकी तुलना कनाडा से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी स्ट्रांग सेंटर का ही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है जो उन्होंने अभी अमेरिका में दिया है, क्योंकि ना तो भारत का राष्ट्रगान और ना ही भारत का संविधान ऐसी कोई बात करता है जहां पर हम फेडरल नेचर को डिफाइन कर सकें। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ना कि एक राजनीतिक अवधारणा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो यहां पर राहुल गांधी की है, जिस पर मैं मानता हूं कि वो अलगाव की ओर ले जा रहे हैं, वह है जातिगत जनगणना और उसके साथ जुड़ा हुआ संपत्ति का ब्यौरा। अब वो कह रहे हैं कि लगातार भारत में जो है 10% लोगों के पास पूरी संपत्ति जो है वो एकीकृत है। पहली बात, ये डेटा कहां से आया? इस डेटा को हमें देखना पड़ेगा। और जातिगत जनगणना से अगर सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ऐसे में जब बिहार में अभी लास्ट ईयर में जातिगत जनगणना हुई और लगभग 1 साल होने आ चुके हैं, 1 साल में उस जनगणना का प्रभाव हमें देखने को काहे नहीं मिल रहा है? भाई लगभग अगस्त और सितंबर में जनगणना की डिटेल आ चुकी थी और जनवरी तक तो वहां पे महागठबंधन की सरकार चल रही थी। 4 महीने में उस जनगणना का क्या उपयोग किया इन्होंने? और दूसरा, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान सैम पित्रोदा ने कहा था कि हम संपत्ति का वितरण भी कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के हेरिडिटरी लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर इंडिया को डिफाइन कर दिया। तो ऐसे में संपत्ति का ब्यौरा कैसे होगा? क्या किसी की संपत्ति लेकर किसी और को दे दी जाएगी? क्या यह जो वामपंथी विचारधारा की अवधारणा जहां पर संपत्ति को बांटने की बात कही जाती है, क्या इस तरीके से देश का निर्माण हो सकता है? तो शायद इस बात को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि चाहे हम राज्यों की बात करें और चाहे हम देश की जनता की बात करें, यह एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अलगाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा तो भारत का निर्माण संभव ही नहीं है। और याद रखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह सांस्कृतिक रूप से एक यहाँ पर एकीकृत हुआ है। आप उत्तर से दक्षिण कहीं भी जाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, आपको सांस्कृतिक अवधारणा का जो आधार है वह एक जैसा ही दिखाई देगा, ना कि भारत जो है वह अमेरिका या यूरोप जैसे बना हुआ है। भारत अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी को होल्ड करता है और उस आइडेंटिटी को हमें होल्ड करना पड़ेगा। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता का यह जो कॉन्सेप्ट है कि हम अनेक होने के बाद भी एक दिखाई देते हैं, इस अवधारणा को लेकर हमें चलना पड़ेगा। और जो यह इस समय राहुल गांधी या और लोग जो देश को
विभाजित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, इसको हमें रोकना पड़ेगा। अन्यथा इस देश का विभाजन जो 1947 में हो चुका था, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक और विभाजन हमें देखने को मिले। दोस्तों, थोड़ा-सा हार्श वीडियो ये बना हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि आप जो हमारी जनता है वो काफ़ी प्रबुद्ध है और इस बात को वह समझ सकती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। तब तक इजाज़त दीजिए। सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।